तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे लिए ये न्यू चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 वर्ड इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, एक कैश, एक फ्लो और एक स्टेटमेंट। अगर आप इन तीनों वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें, तीनों वर्ड्स का इंडिविजुअल मीनिंग समझ लें, तो इस चैप्टर को काफ़ी हद तक शुरू में ही आप समझ जाएंगे। कैश का तो मतलब आपको पता ही है। कैश का मतलब क्या? मनी, रुपया, पैसा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं कैश से जुड़ा हुआ है, रुपये पैसे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कैश का थोड़ा सा सेंस हम ब्रॉड कर लेंगे, थोड़ा सा लिटिल ब्रॉड करेंगे। कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं लेंगे, बल्कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे। क्या मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कैश के रूप में नहीं होती, लेकिन उनका यूज़ कैश की तरह किया जा सकता है। जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बैंक बैलेंस। बैंक में जो पैसा तुम्हारे पास है, क्या तुम उसे कैश की तरह यूज़ नहीं कर सकते? अगर किसी की पेमेंट करनी है तुम्हें, तो कैश भी दे सकते हो, और कैश अगर तुम्हारे पास ना हो तो चेक भी तो बना के दे सकते हो। बैंक बैलेंस इज इक्वल टू कैश बैलेंस। बैंक बैलेंस को तुम क्या मान के चलते हैं? इक्वल टू कैश बैलेंस। ठीक है, एक चीज़ और होती है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें तो ड्यू डेट होती है, उसका वेट करना पड़ता है, उसको हम कैश इक्विवेलेंट में नहीं मानेंगे। लिक्विड जरूर है वो, लेकिन कैश लिक्विड असेट की कैटेगरी में आता है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट नहीं है वो। कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, लिक्विड असेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो कैश हो गया, दूसरा बैंक बैलेंस हो गया, तीसरी चीज़ और होती है जिसे हम कैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं, कैश की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, वो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। नॉट ऑल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसे किसी भी मूवमेंट पे आप सेल करके उसके बदले में मनी रिसीव कर सकते हैं। ये कोई वैसी डिपॉजिट नहीं है जो 5 साल के बाद पैसा मिलेगा, 6 महीने के बाद पैसा मिलेगा। ये एनी टाइम, एनी मूवमेंट आप उसको क्या कर सकते हैं? सेल करके पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, अगर आप बेच देते हैं, अपने शेयर वगैरह तुम्हारे पास हैं और तुम उन्हें बेच देते हो, तो 48 आवर्स के अंदर तुम्हारा पैसा उसके अंदर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी हो जाते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे इस चैप्टर के अंदर? कैश। कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं, बल्कि कैश होगा, बैंक होगा और साथ में मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये तीनों को कलेक्टिव फॉर्म में हम बोलेंगे इक्वल टू कैश है। ठीक है, तो एक तो हो गया कैश, जो पहला वर्ड इसमें है वो है कैश। कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दूसरा जो इसके अंदर वर्ड है वो है फ्लो। फ्लो का क्या मतलब होता है? फ्लो का मतलब हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो बहना, बहाव। लेकिन इसका सेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या निकाला जाता है? जब कोई चीज़ फ्लो करती है तो उसका क्या मतलब होता है? एक होता है आपका बाल्टी में जो पानी है, उसे हम फ्लोइंग वाटर नहीं बोलते, लेकिन अगर टैप से पानी गिर रहा है, नलके से पानी गिर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो फ्लोइंग वाटर है। एक तालाब में पानी रुका हुआ है, उसे हम फ्लोइंग वाटर नहीं बोलते। एक नदी में पानी जो बह रहा है उसे बोलते हैं फ्लोइंग वाटर है। जो चेंज होने वाली चीज़ है उसे बोलते हैं फ्लो करने वाली चीज़ है। आपकी बाल्टी में पानी रुका हुआ है, वो फ्लो नहीं कर रहा है, रुका हुआ। जो कांस्टेंट है वो नहीं है फ्लो, जो बदल रहा है वो है फ्लो। तो अगर मैं बोलता हूं कि फ्लो मेरे को निकालना है, कैश का फ्लो निकालना है, इसका मतलब क्या निकला? कैश में क्या चेंज हुआ वो निकालना है। तो ये जो टॉपिक आप करोगे उसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन आप पुट करोगे, वो सारे के सारे कैश में क्या चेंज हुआ, कैश में कितना परिवर्तन हुआ, उसको जानने के लिए आप पुटअप करोगे। और चेंज कैसे पता चलता है? चेंज के लिए सबसे इजी वे जो है, या तो आपको डायरेक्ट चेंज मिल जाए, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट चेंज नहीं मिलेगा, वो 2 फिगर दे देगा। लाइक आपको बोलेगा जी मशीन हमारे पास पहले 1 लाख की थी, बाद में मशीन हमारे पास 1.5 लाख की हो गई। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं भैया इसमें कैश का कितना फ्लो गया होगा? फ्लो चेंज होता है ना, तो आपको ये जो मैं टॉपिक कराऊंगा उसमें 1 लाख की एंट्री करनी होगी, ना तो आपको 1.5 लाख की एंट्री करनी होगी। चेंज कैसे पता चलेगा? जो डिफरेंस है वो हमारा चेंज है। तो आपको इस स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो अब मैं पूरा मतलब बताऊं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हुआ कैश में चेंज जो हुए हैं उनको शो करने वाला डॉक्यूमेंट। और अगर फ्लो निकालना है आपको, तो कोई भी आपको ओरिजिनल फिगर नहीं, अगर 2 फिगर दिए हैं तो ना तो 1 लाख आएगा ना तो 1.5 लाख आएगा। चेंज कितना हुआ? 50,000। आपकी एंट्री 50,000 की शो होगी। मैं कहता हूं कि सेम मेरे पास स्टॉक था पहले 80,000 रुपए का, अब वो स्टॉक हो गया 1 लाख का। ना 80,000 की एंट्री होगी, ना 1 लाख की एंट्री होगी। एंट्री जो होगी वो 20,000 रुपए होगी। जो फ्लो हुआ, जो चेंज हुआ वो 20,000 का हुआ। तो जितनी भी आप ट्रांजैक्शन पुटअप करोगे, एक आध एंट्री को छोड़ के सभी ट्रांजैक्शन के अंदर फ्लो का मतलब क्या होगा? चेंज होगा। और चेंज होगा मतलब अगर आपको 2 फिगर गिवन है, 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो वो 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन में कोई भी फिगर यूज नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर जो चेंज हुआ, जो प्लस या माइनस हुआ, उसको यूज करेंगे। अच्छा, ये जो फ्लो होगा वो 2 तरीके का हो सकता है।
कुछ फ्लो ऐसे हो सकते हैं जो कैश का बैलेंस बढ़ा दें, और कुछ फ्लो ऐसे हो सकते हैं जो कैश का बैलेंस घटा भी दें। तो आपका ये जो फ्लो होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, अगर चेंज हुआ है तो आप इस स्टेटमेंट में जरूर रिकॉर्ड करेंगे, और इस स्टेटमेंट में उन्हीं बातों को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसकी वजह से कैश के अंदर चेंज हुआ। क्लियर है? पहले कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है, इस स्टेटमेंट को हम कैश के अंदर होने वाले चेंजेस को जानने के लिए बना रहे हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या रहेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। आप अगर अपने नोट्स देखोगे तो पेज नंबर 21 पर इसका फॉर्मेट गिवन है, वही फॉर्मेट मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। और इसको कैलकुलेट करने के दो प्रोसीजर हैं, दो तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक तरीके से फिलहाल कराऊंगा, आपके सिलेबस में भी सिर्फ एक ही तरीका है, दो तरीके नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरे तरीके को भी थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, बट रियलिटी में सिर्फ एक ही तरीका हमें सिलेबस में। हम ऊपर लिखेंगे क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर पहले पर्टिकुलर्स रहेंगे और उसके बाद मैंने रुपीज़ के दो कॉलम बनाए हैं। जो एक फर्स्ट कॉलम होगा वो डिटेल के लिए, और जो सेकंड कॉलम होगा वो फाइनल रिजल्ट के लिए। मतलब आपके पास 50 तरीके के चेंजेस होंगे, तो जो 50 तरीके के चेंजेस हैं वो सारे आप कौन से कॉलम में पुटअप करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें पुटअप करेंगे, और जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा उस फाइनल रिजल्ट को हम क्या करेंगे, आउटर कॉलम में डाल देंगे। तो दो अमाउंट के कॉलम है, सारा का सारा डिटेल वर्क जो होगा वो इनर कॉलम में होगा, और फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आउटर कॉलम में होगा। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आप बनाएंगे, ये तो हमें पता चल गया, इसमें सिर्फ कैश में जो चेंजेस हुए हैं वो शेयर करने हैं, कैश में जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो दिखाने, चाहे वो पॉजिटिव इन नेचर हो चाहे वो नेगेटिव इन नेचर हो। पॉजिटिव नेचर होगा तो प्लस करके दिखा देंगे, नेगेटिव नेचर होगा तो क्या करके दिखा देंगे, माइनस करके दिखा देंगे। लेकिन ये जितने भी आपके चेंजेस होंगे उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, 3 टाइप में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला जो आपका टाइप होगा वो इसके अंदर ए एक्टिविटी कहलाएगी, जिसे बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर। फिर इसके बाद मैं भी इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो दूसरे चेंजेस होंगे उनको आप, वैसे तो नीचे इसमें बन जाती है, लेकिन अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो इतना स्पेस नहीं होगा कि मैं नीचे बना सकूं, तो मैं साइड में बना रहा हूं इसका सेकंड पार्ट, जो कि होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें भी 2 अमाउंट के कॉलम रहेंगे, सारा का सारा स्टेटमेंट एक्चुअल में इसके नीचे जाने की है, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। वही रहेंगे हमारे पर्टिकुलर्स, और उसके बाद 2 रुपीज़, 2 कॉलम होंगे रुपीज़ के। बी एक्टिविटी होगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद फिर हमारी सी टाइप होगी, जिसे हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपके जितने भी चेंजेस हुए हैं कैश में, जितने भी परिवर्तन हुए हैं कैश में, वो सभी परिवर्तन इन 3 टाइप की एक्टिविटीज में डाल देंगे। कुछ एक ऑपरेटिंग टाइप में डाल दिए जाएंगे, ऑपरेटिंग में। कुछ एक जो डिफरेंसेस है वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, इन्वेस्टिंग टाइप में डाल देंगे। और कुछ एक जो है वो फाइनेंसिंग। जितने भी चेंजेस होंगे वो 3 में से कहीं ना कहीं जाएंगे। और उसके बाद फिर फाइनल हमारा जवाब निकलेगा। जो फाइनल जवाब होगा वो रियलिटी में क्वेश्चन शुरू करने से पहले तुम्हारे हाथ में होगा। क्वेश्चन तुम बाद में शुरू करोगे, पहले तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा जवाब क्या है। रियलिटी में अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास लास्ट ईयर जो कैश था वो 1 लाख का था, और अभी मेरे पास जो करंट ईयर में कैश है बैलेंस वो 1,50,000 है। बता सकते हो इस साल कैश में टोटल कितना चेंज हुआ, 50,000। अब रीजन ये निकलेगा, अब आपको क्या करना है, ये ढूंढना कि 50,000 में चेंज किस वजह से हुआ। हो सकता है मशीन खरीदी हो सकता है बिल्डिंग खरीदी हो सकता है मैंने सेल परचेज किया हो सकता है मैंने इंटरेस्ट पे किया हो या रिसीव किया हो। अब आपको जो खोज करनी है वो खोज करनी है जो कैश के अंदर ये चेंज आया वो किस वजह से आया, और यही चेंज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। रियलिटी में सारी जगह आप डिफरेंस डालोगे, सिर्फ खुद कैश का डिफरेंस इस स्टेटमेंट में नहीं डालोगे। खुद कैश का डिफरेंस हमारा आंसर होगा। अगर आप अपना नोट्स अगर वेरीफाई करें तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसमें चेक करेंगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर असेट साइड में बैंक का बैलेंस नजर आ रहा है। ये ओल्ड फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, अभी फॉर्मेट चेंज हो चुका है, लेकिन पहले आपको ठीक से समझ आ जाए कि कैसे ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं, इसलिए ओल्ड फॉर्मेट मैंने शुरू में यूज किया। भाई इसमें क्या कुछ कैश या कैश इक्विवेलेंट है? हाँ जी, असेट साइड में नजर आ रहा है कुछ बैंक बैलेंस। पहले बैंक बैलेंस कितना था, 11,000, अब कितना हो गया 15,000। तो इस ड्यूरेशन में हमारा कैश कितना चेंज हुआ,
यही आपका आंसर होगा। ये 4000 का चेंज ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से हो सकता है और फाइनेंसिंग। लेकिन आपका जो फाइनल जवाब होगा आप इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास कितना क्वेश्चन में गिवन है, कितना क्वेश्चन में गिवन है भाई। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर लिखूं तो 11,000। अच्छा, और उसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया। इसके बाद इसमें डालेंगे आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना हो गया ये 15,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000। आपका जवाब जो होगा इसमें वो होगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 11 से कितने हो गए 15, 4000 का आपका जवाब है इस पूरे क्वेश्चन का। अब ये 4000 में ऐसा हो सकता है कि 2000 का इंक्रीज यहां पे आए, ऐसा हो सकता है बहुत सारे ट्रांजैक्शन थे 1500 का इंक्रीज यहां पे आए, कितना हो गया 3500। तो फिर ऐसा भी होगा कि 500 का इंक्रीज यहां से आए। टोटल 4000 रुपए का कैश बढ़ा है, वो किस वजह से बढ़ा है वो हम एनालिसिस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 3000 हो जाए, यहां पर 1500 हो जाए, तो 4500 हो गया, फिर यहां पे 500 रुपए माइनस हो जाए। लेकिन टोटल जो चेंज आपका निकलेगा इस स्टेटमेंट में, वो जवाब जो होगा वो कितना होगा ₹4,000। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको इसी तरीके से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस कुछ ना कुछ मिल जाएगा। है क्या कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? हाँ जी, असेट साइड में नजर आ रहा है बैंक का बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। पिछले साल हमारा बैंक बैलेंस 12,000 था, इस साल हमारा बैंक बैलेंस 15,000 हो गया है। इसका मतलब लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,000 और करंट ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000। तो जो इंक्रीज हमारा कैश हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड वो कितना है 3,000। सब जगह डिफरेंस लेंगे लेकिन खुद कैश का बैलेंस हम एज ए आंसर यूज करेंगे। तो अब हमें ये ढूंढना है कि ये 3,000 रुपए का इंक्रीज में कितना इंक्रीज ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुआ, कितना चेंज ड्यू टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ, कितना चेंज ड्यू टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ। ऐसा हो सकता है 2,000 यहां पे आ जाए, 1500 यहां पे आ जाए, तो ये तो कितना हो गया 3,500, तो फिर यहां से कितना हुआ होगा माइनस का 500। इस तरह की कोई चेंजेस जो है वो स्टेटमेंट हमारी बनेगी। क्लियर पहली बात? तो हमें आंसर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मिल जाएगा। बस अब हमें बीच के कंटेंट इसमें भरने हैं कि बीच में ये जो ट्रांजैक्शन हुए वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन बीच में हुए, किस टाइप के ट्रांजैक्शन को ऑपरेटिंग मानना है, किस टाइप के ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिंग मानना है और किस टाइप के ट्रांजैक्शन को फाइनेंसिंग। तो पेज नंबर 21 पर देखोगे तो आपके पास इसका फॉर्मेट अवेलेबल है। मैं उसी फॉर्मेट के कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और मैं ये जो कंटेंट डिस्कस करूंगा वो मैं रिवर्स पैटर्न में डिस्कस करूंगा। मैं आपको उल्टी चीजें बताऊंगा, उल्टा बताऊंगा। मतलब मैं सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में ना बता के सबसे पहले क्या बताऊंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। मैं सारी चीजें उल्टी करूंगा, ठीक है। ऑपरेटिंग वैसे पहले है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग है और उसके बाद फिर फाइनेंसिंग। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सीधा ही करेंगे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में समझा रहा हूँ। क्यों रिवर्स समझा रहा हूं इसका भी कारण आपको समझ जाएगा। रियलिटी में सबसे पहले फाइनेंस को समझेंगे तभी आपको इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग के बाद ही आपको ऑपरेटिंग का समझ में आएगा। मैंने एक बिजनेस करना है। बिजनेस क्यों मैं करना चाहता हूं, क्या वजह है कि मैं बिजनेस करने का डिसीजन ले रहा हूं, क्या पर्पज है? समाज की सेवा करना चाहता हूं। रियलिटी में क्या मैं क्या प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। मेरा जो टारगेट है बिजनेस करने का वह है प्रॉफिट कमाना। अच्छा, प्रॉफिट क्या ऐसी हवा से आ जाएगा? क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे सेल परचेज मुझे करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे अपना ऑफिस चलाना पड़ेगा, मुझे अपना जो है शोरूम संभालना पड़ेगा। पहली बात समझ लेना, ये जो टाइप की एक्टिविटी आपने की है प्रॉफिट कमाने के लिए, जो भी कुछ तुमने किया है, सेल किया है, परचेज किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, ऑफिस को चलाया है, शोरूम को चलाया है, ये सभी टाइप की एक्टिविटीज रियलिटी में ऑपरेटिंग टाइप की एक्टिविटीज हैं। ऑपरेशन करने का मतलब बिजनेस को मैनेज करना। बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा और जो तुम्हारा टारगेट था उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो सब ऑपरेशन एक्टिविटी में आता है। तो सेल करना, परचेज करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ऑफिस संभालना और शोरूम संभालना, इससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वहां पे 1000 जगह से पैसा आएगा भी और 85 जगह पैसा जाएगा भी।
यहां से आने जाने वाला सारा का सारा पैसा जितना भी चेंज होगा वो सब कौन सी टाइप की एक्टिविटी में भरा जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अब आपने ये बात तो बोल दी कि हाँ जी पैसा कमाना है, ये सेल करेंगे, परचेज करेंगे, लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? उसके लिए भी क्या कुछ चीजों की जरूरत होगी या बस हवा से हो जाएंगे सारा काम? ये नहीं, उसके लिए मुझे कुछ फिक्स असेट्स पहले खरीदनी पड़ेंगी। मुझे मशीन की जरूरत होगी, मुझे शॉप की जरूरत होगी, मुझे ऑफिस की जरूरत होगी, रियल्टी में बिल्डिंग की जरूरत होगी, मुझे फर्नीचर भी चाहिए। नहीं चाहिए, जब तक ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं होंगी तब तक मैं बिजनेस को वर्क में नहीं ला पाऊंगा, मैं बिजनेस का प्रॉफिट ही नहीं कमा पाऊंगा, मैं सेल ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने के लिए मुझे पहले बिजनेस में फिक्स असेट्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये जो जितनी भी फिक्स असेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी, ऑब्वियसली ऑपरेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स असेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, खरीदना बेचना, उसमें पैसा आएगा और उसमें पैसा जाएगा, वो कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग में। अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं इसको। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कैसे हो जाएगी? हवा से हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। क्या चाहिए उसके लिए? पैसा चाहिए, पैसा, फाइनेंस। फाइनेंस जब तक तुम्हारे पास नहीं है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती तब तक ऑपरेशनल एक्टिविटी तुम शुरू नहीं कर सकते। इसके अलावा बात उल्टी है, सबसे पहले हमें फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस के बाद इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज शुरू होंगी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं बिजनेस में फाइनेंस कहां से है। जो भी कुछ फाइनेंस से जुड़ा होगा वो सारा का सारा चेंज यहां पे आएगा। जो फिक्स असेट से जुड़ा चेंज होगा वो यहां पे आएगा, और बाकी जो आपकी फैक्ट्री से, ऑफिस से, शोरूम से जुड़ा ट्रांजैक्शन होगा वो सारा का सारा यहां पे आएगा। तो बात करते हैं फाइनेंस। हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं वो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, मतलब कंपनी के हमें अकाउंट्स दिए जाएंगे और कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक बताओ, कंपनी में फाइनेंस कहां से इकट्ठा कर सकते हैं? क्या क्या सोर्स हो सकते हैं पैसा इकट्ठा करने के? आप कहोगे सर कंपनी में फाइनेंस इकट्ठा करने हैं तो एक तो शेयर्स इशू कर सकते हैं, नंबर 2 डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, नंबर 3 लोन ले सकते हैं। यही तो तरीके है। आप शेयर से पैसा इकट्ठा करो, बिजनेस करना है तो या तो आप डिबेंचर से पैसा इकट्ठा कर लो, या क्या कर लो? लोन ले लो। तो यहां से जो भी कैश का मूवमेंट होगा, इन तीनों की वजह से जो भी कैश में आएगा या जाएगा वो सारा का सारा टाइप किस में लिख दिया जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिख दिया जाएगा। अगर आपको उस ट्रांजैक्शन से पैसा मिल रहा है तो आप बोलेंगे कि पैसा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कैश, और अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो रहा है कैश। ठीक है, तो अगर मैं कहूं मैंने इशू किया शेयर या फिर डिबेंचर्स, दोनों को इशू करने से क्या आएगा? पैसा आएगा कि जाएगा? आप कहोगे सर पैसा आएगा, कलेक्ट होगा। कलेक्ट होगा तो मैं यहां पे प्लस कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं लोन ले लूं तो लोन ले लूंगा तब भी पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो फिर मैं यहीं पे डालूंगा। अच्छा, इनको सिर्फ लेते ही है, लौटाना भी पड़ जाते हैं? लौटाना नहीं। इक्विटी का तो बायबैक होता है, वो आपके लिए खैर रेलेवेंट नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का तो रिडम्पशन भी होता ही है। ठीक है, तो अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर है तो रिडम्पशन कर सकता हूं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और डिबेंचर का भी रिडम्पशन होता है। जब रिडम्पशन का टाइम आता है तो पैसा आता है कि जाता है? जाता है। जाता है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। ध्यान रखना, शेयर डिबेंचर लोन के कारण जो भी मूवमेंट होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, यहीं पे आएगा। अच्छा, लोन भी आपने लिया, मैंने लोन लेने की भी बात की है, तो एक ना एक दिन उसको लौटाना भी पड़ेगा। जब जिस साल लौटाएंगे उस साल भी पैसा आएगा क्या? नहीं, उस साल पैसा जाएगा। तो अगर आपने लोन की पेमेंट कर दी, लोन पेड कर दिया, तब उस साल आपका पैसा चला जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो लोन आपने लिया उसको सिर्फ जितने पैसे लिए उतने पैसे देने पड़ते हैं या कुछ हर साल इंटरेस्ट भी देना पड़ता है? इंटरेस्ट भी रियलिटी में फिर इसी का पार्ट हुआ। ध्यान रखना, जहां गाय जाएगी वहीं बछड़ा भी जाएगा। गाय तुम्हारी देखो ये लोन यहीं पे गया, और ब्याज समझ लो उसका बछड़ा है, उसे दूर मत करना, मर जाएगा, यहीं रखेंगे। आपने शेयर यहां पे डाले हैं, शेयर जिसने खरीदे हैं उसको सिर्फ शेयर खरीदने थे या कुछ वापस भी मिलना था? डिविडेंड वापस मिलना था। जब शेयर का पैसा यहां पे आ गया तो उसके ऊपर जो भी रिटर्न होगा वो भी यहीं पे आएगा। तो जब तुम्हारा ईयर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लोन क्योंकि यहां पर है तो जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आप पेड करोगे वो भी यहीं पे आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट पेड करेंगे तब भी पैसा हमारे पास इनफ्लो होगा क्या? नहीं, तब पैसा तुम्हारा जाएगा। तो क्या करेंगे? माइनस। और जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं उनको तुम क्या दोगे? उनको डिविडेंड दोगे, क्योंकि शेयर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए अगर तुमने डिविडेंड पेड किया
तो डिविडेंड पेड करना भी यहाँ पे आएगा, और तब पैसा फिर हमारे पास आएगा क्या? नहीं, हमारी कंपनी से पैसा जाएगा तो उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई है? अच्छा, ये जो दो टाइप हैं इनके ऊपर अभी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। इसकी अभी सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड इफेक्ट भी कहीं पे आएगा, बाद में डिस्कस करूंगा सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा और क्यों आएगा, लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया कौन कौन से टाइप यहाँ पे आने हैं। यहाँ पे सिर्फ शेयर, डिवेंचर और लोन के टाइप से जो भी कैश में मूवमेंट होगा वो आएगा। अगर पैसा बढ़ रहा है कंपनी में तो प्लस कर देना, अगर पैसा घट रहा है तो क्या कर देना? माइनस। इकट्ठा हो गया फाइनेंस। अब इस फाइनेंस का क्या करेंगे? इस फाइनेंस से जो पैसा इकट्ठा हुआ हम अपने लिए सबसे पहले फिक्स असेट्स परचेज करेंगे, बाद में करंट असेट्स भी की जाएंगी, लेकिन सबसे पहले कौन से टाइप की असेट खरीदी जाएंगी? फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट में आता है मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है। तो अब दूसरे टाइप की बात करता हूं। अभी मैंने क्या किया? फाइनेंस की बात कर ली। अब मैं बात करूंगा असेट्स की बात। ठीक है, असेट्स के अंदर क्या होगी? फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, जो लॉन्ग टर्म इन नेचर है, इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने फिक्स असेट्स खरीद ली या बेच दी, इससे भी कैश का मूवमेंट होगा ही नहीं होगा, या लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, इससे भी कैश का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो जितना भी ये फिक्स असेट्स के कारण कैश का मूवमेंट होता है वो सारा का सारा मूवमेंट कौन से टाइप में लिखा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखा जाएगा। क्या क्या चीजें इसके अंदर पॉसिबल हैं? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? परचेज कर सकते हैं, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ऐसा करने से पैसा बढ़ जाएगा क्या कंपनी में? नहीं। अगर असेट खरीदेंगे तो पैसा कम हो जाएगा। तो आपको जब भी कोई फिक्स असेट खरीद रहे होगे तो कैश यहाँ से क्या कर देना है? माइनस हो गया, शो कर देना है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? कभी हो सकता है मशीन की हमारी ज़रूरत खत्म हो जाए, बिल्डिंग की ज़रूरत हमारी खत्म हो जाए, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे आनी है। तो अगर आपकी ज़रूरत पूरी होगी और आपने बेच दिया तो क्या करोगे? आप करोगे सेल ऑफ फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, तब भी पैसा कंपनी में से चला जाएगा क्या? नहीं, तब कंपनी में पैसा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? हम इसे प्लस करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और तुम नोटिस करना, जैसे हमने इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्ट हमने क्यों किया होगा? कुछ हम कमाना चाहते होंगे या नहीं कमाना चाहते होंगे? मैंने जाके कहीं पे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इन्वेस्टमेंट किसी काम के लिए की, किसी लालच में की होगी। किस वजह से? कि अगर मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया वहां से मैं कुछ ना कुछ या तो इंटरेस्ट कलेक्ट होगा, और अगर कंपनी के किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया तो कुछ डिविडेंड कलेक्ट होगा, नहीं होगा? अगर आपने इन्वेस्टमेंट यहां पर की है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न आएगा वो भी फ्री ही पे आना चाहिए। जैसे कि मैंने जब लोन यहां पे डाला तो लोन का इंटरेस्ट भी यहां पे डाला, शेयर यहां पे डाले तो शेयर पे दिया गया, डिविडेंड भी यहां पे डाला। तो अगर मैंने खुद किसी कंपनी के शेयर में पैसा डाल दिया तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट हुई या नहीं हुई? जब मैं अपने शेयर इशू कर रहा था तो फाइनेंस था, अब मेरे पास फाइनेंस इकट्ठा हो गया, मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसा डाल दिया। क्यों डाला? मुझे क्या चाहिए उससे? डिविडेंड। डिविडेंड पेड यहां पे आया, लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड है तो वो इन्वेस्टमेंट के कारण है। डिविडेंड पेड फाइनेंस के कारण हुआ, लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट के कारण हुआ। तो अगर आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो यहां पे आएगा और कैश बढ़ाएगा। यहां पर इंटरेस्ट पेड आया, लोन मैंने लिया तो इंटरेस्ट पेड किया। अब मैंने कहीं पर एफडी करा दी या मैंने कहीं पर किसी डिबेंचर में या बॉन्ड में पैसा डाल दिया, तो क्यों डाला? मुझे वहां से क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। मैंने इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर जो मेरे पास पैसा आएगा वो भी क्या बन जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा, और इससे कंपनी में पैसा बढ़ेगा। हो सकता है मैंने अपनी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दी, और बिल्डिंग का क्या यूज किया? मैंने उसे किराए पे चढ़ा दिया। अब बिल्डिंग में पैसा डालना इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? बिल्डिंग को खरीदना, फिक्स असेट खरीदना इन्वेस्टमेंट है। अब अगर बिल्डिंग से मुझे रेंट आने लग जाए तो मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे कमाई हुई। तो इस तरह से जो डायरेक्ट आपकी इनकम होती है इन्वेस्टमेंट पे, वो सारी की सारी इनकम कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। तो अगर आपको रेंट रिसीव्ड हो जाए, ध्यान रखना, तो रेंट रिसीव्ड भी आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के कारण हुआ, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। बात समझ आ गई है? मेन लॉजिक ये है, जहां गाया जाएगी वहीं पर चढ़ा जाएगा, वही वाला लॉजिक है। जब आपका लोन यहाँ गया तो उसके ऊपर देने वाला ब्याज यहाँ चला गया, और जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गई तो उससे आने वाली कमाई, डायरेक्ट जो इनकम उसके ऊपर आ रही है, वो भी यहीं पर आएगी। अच्छा, ये बहुत सारे रीजन होंगे। उसके बाद अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बाहर डालेंगे, इसका भी और इसका भी। बहुत सारे रीजन होंगे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो बाहर। अच्छा, अब क्या बचा रह गया? अगर आप अपनी बैलेंस शीट नोटिस करोगे, अगर मैं इसे बैलेंस शीट में डाल दूं तो यहाँ पे बची रहेगी एक तो करंट लायबिलिटीज एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पे बची रहेगी मेरे पास करंट से। अगर ये बैलेंस शीट होती तो बाकी सारी चीजें जा चुकी हैं बैलेंस शीट से।
एक रिजर्व एंड सरप्लस रह गया, लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और क्या रह गया, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिए, और बैलेंस शीट की एसेट साइड से क्या बचा रह गया, करंट असेट्स रह गई, बाकी सारी चीजें तो यूज हो चुकी है। अब जरा सोचो, अगर 3 एक्टिविटीज टोटल थी, 2 एक्टिविटी मैंने तुम्हें समझा दी है, 2 एक्टिविटी के अंदर मैंने डेटा पुटअप कर दिया, जो करना था मैंने फाइनल रिजल्ट बाहर डाल दिया, तो बता सकते जो बच गया उसके लिए कौन सी स्पेस, कौन सी जगह खाली बची है, जो कुछ रह गया है अब वो सारा का सारा कहां जाने वाला है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाने वाला है, अब जो कुछ भी बचा रह गया। अच्छा, ये ऑपरेटिंग में क्यों जा रहा है उसका भी कारण समझो। सबसे पहले करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के जो भी चेंजेस होंगे, चेंजेस तो बहुत सारी जगह पे होंगे, जितने भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के चेंजेस होंगे वो सारे के सारे चेंजेस कहां पे चले जाएंगे, हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर चले जाएंगे। रीजन ये कि जितनी भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है ना, वो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए ही इकट्ठी की जाती है। आपका जो बिजनेस ऑपरेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया, किस चीज को बोला मैंने, बिजनेस ऑपरेशन, जो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो आप परचेज करेंगे, जो आप सेल करेंगे, जो आप ऑफिस से रिलेटेड काम करेंगे, जो शोरूम से रिलेटेड काम करेंगे, वो सारा का सारा काम करना किस टाइप का काम होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जितनी भी करंट असेट्स तुम्हारे पास होती है वो सारी उन्हीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण क्रिएट होती हैं। सोचो तुम्हारे पास स्टॉक क्यों इकट्ठा हुआ, क्या करना चाहते थे तुम, स्टॉक को बेचना चाहते थे, इसका मतलब वो सेल से जुड़ी ट्रांजैक्शन है, और सेल से जुड़ा ट्रांजैक्शन को ही हम ऑपरेटिंग बोल रहे हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। आपके ऊपर वेजेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लायबिलिटी, लेकिन वेजेस खुद फैक्ट्री के अंदर दी जाती है और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए उसका आउटस्टैंडिंग किससे रिलेट हो गया, आउटस्टैंडिंग भी तो फैक्ट्री से रिलेट हो गया। मैंने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, अरे एक्सपेंस तो सारे बिजनेस मैनेजमेंट के खर्चे ही हैं, एक्सपेंस खुद ऑपरेशन से जुड़ा है, तो उसका प्रीपेड एक्सपेंस कैसे ऑपरेशन से जुड़ा नहीं है, उसी की वजह से तो क्रिएट हुआ है। क्रेडिटर तुम्हारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में आते हैं क्रेडिटर, क्यों आए हैं क्रेडिटर, अरे परचेज की होगी, पैसे नहीं दिए, परचेज करना किसका काम है, हमारा ऑपरेशनल वर्क है, तो परचेज के कारण क्रेडिटर क्रिएट है, वो भी ऑपरेशनल वर्क है। डेटर तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, बियर कहां से तुम्हारे पास आ गए, ये डेटर और बियर सेल की वजह से आए, सेल परचेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस, इसी को तो ऑपरेटिंग बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब जितने डेटर हैं, जितने बियर है, सबका कनेक्शन कहां पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हमने आंसर के लिए निकाल दिया, बाकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे डाल देंगे, जितने भी करंट असेट के चेंजेस हैं, जितने भी करंट लायबिलिटीज के चेंजेस हैं, और जितने भी हमारे बाकी रिजर्व एंड सरप्लस के चेंजेस होंगे, उनका असर यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके, सिर्फ ऑपरेटिंग को। आपकी ये वाली टाइप की एक्टिविटी तो एक ही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इस टाइप को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड कैसे वर्क करता है, मैं डायरेक्ट मेथड को एज इट इज परफॉर्मा बेस पे नहीं बनाऊंगा, उसका भी परफॉर्मा है वैसे तो डायरेक्ट मेथड का, लेकिन डायरेक्ट मेथड का सिर्फ लॉजिक मैं बताता हूं पहले कि डायरेक्ट मेथड कैसे काम करता है, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट मेथड कैसे काम कर रहा है। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपसे डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, और ये मैं परफॉर्मा के बेस पे डिस्कस नहीं करूंगा, जो इसमें परफॉर्मा दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड का, मैं सिर्फ आपको एक ऊपर से बताता हूँ कि डायरेक्ट मेथड का बेस क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ऑपरेशनल एक्टिविटी की पहले तो हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटी हमने किसको बोला, अपने परचेज से जुड़े, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े, ऑफिस से जुड़े और शोरूम से जुड़े ट्रांजैक्शन को हमने ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन बोला, ऑपरेशनल एक्टिविटी बोला। और ये सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो कहाँ से पता चलेगी, जो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, वहां से सारा ऑपरेशनल का पता चल जाएगा। जो भी सेल हो रही है, जो भी परचेज हो रही है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, जो भी ऑफिस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कि जो भी शोरूम में पैसा आ रहा है जा रहा है, कहाँ से पता चल जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर कोई बता दे तो हमें ऑपरेशनल एक्टिविटीज का मोस्टली पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा डमी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, ये समझाने के लिए कि कैसे डायरेक्ट मेथड पहले काम करते हैं। तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मैं थोड़ा सा इसे कंसाइज फॉर्म में बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ऐसे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1000 आइटम आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में हमारी सेल्स होगी, जो कि मेन सोर्स ऑफ कलेक्शन होगा, पैसे का इनफ्लो यहीं से होता है मेनली। उसके बाद फिर हमारे ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है, और इन सारे खर्चों को हमने एक छोटा नाम दे दिया था जब रेशियो एनालिसिस किया था, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सब एडजस्ट करके हमने बता दिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ।
अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सारा पैसे का आउटफ्लो है, ध्यान से समझ लेना, सारा आउटफ्लो ही है। सेल से इनफ्लो होगा और कॉस्ट में सारा आउटफ्लो होगा, पैसा हमारा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से पैसा हमारे पास आएगा और यहाँ पे हमारा कैश चला जाएगा, यही होगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये रियलिटी में डिफरेंस है, इसमें ना पैसा आ रहा ना जब पैसा जा रहा है, जो आपका बैलेंस बचा ये वो है। उसी ग्रॉस प्रॉफिट को तुम उठा के यहाँ पे ले आते हो, यहाँ पे लिखते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने इसके आगे कुछ प्लस माइनस नहीं लिखा क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस हो नहीं रहा है, तो डिफरेंस है। पैसा आएगा सेल से और पैसा खर्च कहाँ पे होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स में, ये आपके पास बचत होगी। फिर और भी पैसा जाएगा, और कहाँ पे पैसा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे खर्चे होते हैं, वहाँ पे जाएगा। कुछ एक एक्सपेंस के में नाम, ऑफिस से जुड़े सारे खर्चे, शोरूम से जुड़े सारे खर्चे यहीं पे आएंगे। कुछ एक नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ से सैलरी है, और से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है, और उसके अलावा इंश्योरेंस है, और उसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, और उसके अलावा डेप्रिसिएशन है। कुछ एक खर्चे नाम डाल दिए मैंने, और उसके बाद जो बचा वो बचा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताइए कहाँ कहाँ पैसा हमारा जाएगा। इस बार मैं फिगर भी डाल देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बेटर रहेगा हमारे पास, फिगर से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं कहता हूँ मेरी सेल जो थी वो 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए, उसमें से मेरा 60,000 रुपये का खर्चा हो गया, तो बचत अभी तक कितनी है, 40,000। 40,000 यहाँ पे ले आओगे आप, चलिए 40 ले आए। 40,000 में मेरे और ये खर्चे हो गए, सैलरी पे, एडवर्टाइजमेंट पे, इंश्योरेंस पे, प्रिंटिंग पे, डेप्रिसिएशन पे, और बाकी बचा मेरा नेट प्रॉफिट, ठीक है। चलो ये सभी खर्चे जो मैं मान लेता हूँ वो मान लेता हूँ कि सभी एक्सपेंस से 4-4 हज़ार रुपये के थे, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के पर्पज से मैं 4-4 हज़ार मान लेता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में कितना बचेगा, 20,000। टोटल हमारे 20,000 खर्च हो गए और लास्ट में प्रॉफिट कितना बचा, 20,000। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए डेटा चाहिए और मुझे ये सारा चाहिए कि कहाँ से कैश आया ऑपरेशनल नेचर का और कहाँ पैसा खर्च हुआ। तो आप कहोगे सर देखो सेल से पैसा सबसे पहले आया, परफॉर्मा के हिसाब से नहीं, मैं बस वैसे ही डायरेक्टली बताना चाहता हूँ आपको कि कैसे होगा। तो सेल्स से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो कितना पैसा मेरे पास आया, 1 लाख रुपए आया, क्लियर है। अब ये बताओ पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ। सबसे पहले कहाँ खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना पैसा खर्च हो गया, 60,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पैसा यहाँ पे यूज हो गया। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो बैलेंस है, इसमें खर्चा नहीं हुआ, यहाँ से उठा के आपने यहाँ लिखा। फिर बताओ सैलरी पे भी पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सैलरी की भी हमने पेमेंट की होगी, इसकी जर्नल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बनी होगी, तो आप उठा के ले आओगे सैलरी भी यहाँ पे कितना, 4,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा। अगला खर्चा क्या है, एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे भी कैश यूज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, एडवर्टाइजमेंट टू कैश हमारी एंट्री होगी। तो एक और एंट्री यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, एडवर्टाइजमेंट्स 4,000 रुपये, ठीक है। अगला खर्चा इंश्योरेंस, प्रीमियम भरना पड़ा होगा कि नहीं भरना पड़ा होगा, हाँ भरना पड़ा होगा, इसमें भी कैश यूज हुआ होगा और हमारी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट सॉरी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 4,000, क्लियर है। अगला प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की भी पेमेंट करनी पड़ेगी, फ्री में तो कोई कुछ छाप के देता नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है, तो हमें इसकी भी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, प्रिंटिंग के अंदर भी कैश लगा। मैं सीधा सीधा चीज़ों को उठा रहा हूँ, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। आप सीधा सीधा कैच कर रहे हैं कहाँ पे पैसा आया और कहाँ पे पैसा गया। चलिए प्रिंटिंग के बाद डेप्रिसिएशन, जब डेप्रिसिएशन लगा होगा तो किस चीज़ पे लगा होगा, मशीन पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे। क्या डेप्रिसिएशन लगने से भी मेरा कैश खर्च हुआ होगा, क्या डेप्रिसिएशन में कैश मेरा यूज हुआ। आप मेरा हाथ रोक लेंगे, सर इसमें तो कैश को टच ही नहीं करते, इसकी तो जर्नल एंट्री में कैश आता ही नहीं है। डेप्रिसिएशन टू मशीन हुई होगी, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग हुई होगी, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, हमने फर्नीचर का बैलेंस कम किया होगा, हमने मशीन का बैलेंस कम किया होगा, हमने बिल्डिंग का, कैश में तो एंट्री होती नहीं डेप्रिसिएशन की। तो जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो मुझे सिर्फ कैश की एंट्री चाहिए, हर एक चीज को नहीं डालने वाला मैं, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जो किससे रिलेटेड है, कैश से। तो मैं कहूँगा जी डेप्रिसिएशन फिर नहीं डालते अगर कैश खर्च नहीं हुआ। अच्छा और क्या बचा रह गया इसके बाद, फिर इसको मैंने कैश में खर्च नहीं किया, इसको मैंने रोक लिया, फिर प्रॉफिट तो बैलेंस है। अच्छा अब आप इसको डिफरेंस कीजिए, कितना डिफरेंस आएगा। आप देखोगे तो आपका जो खर्चा हुआ है इसके अंदर, जो आपका वो 80 कितना हो गया इसके अंदर, नहीं 76,000, और फाइनल रिजल्ट कितना हो गया 24,000। इसमें और जो आपके नेट प्रॉफिट में थोड़ा डिफरेंस है। रियलिटी में हम नेट प्रॉफिट को कॉपी नहीं कर रहे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज 90%
ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से निकलती है, लेकिन एकदम 100% कॉपी नहीं हो जाती वो, कि वहां पे अगर नेट प्रॉफिट आपका 20,000 है तो यहाँ पे भी 20,000 आएगा। यहाँ पर कैश प्रॉफिट आएगा एक तरह से। यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट आएगा? एक तरह से जो कैश के रूप में तुम्हारे पास इकट्ठा हुआ वो वाला प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। और उसमें कोई एक आध एक्सपेंस ऐसा हो सकता है जो कि P&L में तो शो किया जाता है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज उसमें कैश यूज नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये मैंने 24,000 पे पता लगाया, ये है डायरेक्ट तरीका। अब इसको सॉल्व करने का इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका एकदम अपोजिट चलेगा, बिल्कुल अपोजिट। अभी मैंने शुरुआत कहां से की थी भाई? सेल से। अगर मैं कहूं कि भाई इसको उल्टा कर दो, एकदम आखिरी, सबसे पहले मैंने आपसे सबसे पहली एंट्री पूछी थी, सबसे पहली एंट्री क्या थी हमारी? सेल्स। अब मुझे अपने इस पूरे सिस्टम की सबसे आखिरी एंट्री बताओ। सबसे आखिरी एंट्री क्या है? नेट प्रॉफिट। आप कहोगे सर नेट प्रॉफिट है, ठीक है, यहां पे मैं इसे ब्रेक देता हूं। अब मैं दूसरे टाइप से करता हूं, ये था डायरेक्ट, अब करूंगा इनडायरेक्ट। तो मैंने इनडायरेक्ट करना तो मैंने एकदम उल्टा कर दिया क्वेश्चनिंग। पहले शुरुआत कहां से की? सेल से। अब कहां से शुरू कर रहा हूं मैं? नेट प्रॉफिट से। बताओ कितना है मेरा नेट प्रॉफिट? आप कहोगे सर 20,000, ठीक है जी, लिख दिया 20,000। अभी तक मैं तुमसे कौन से खर्चे गिनवा रहा था जिनमें कैश यूज हुआ, वो वाले खर्चे चूज करने के लिए मैं बोल रहा था। बताओ सारे वो एक्सपेंस जहां पे कैश यूज हुआ, और सभी एक्सपेंस को मैंने चूज करके यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, उल्टा कर रहा हूं ना मैं, मेरा सवाल ही उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा सवाल करूंगा। अभी तक मैं सवाल कर रहा था कैश एक्सपेंस बताओ, अब मैं तुमसे सवाल करूंगा मुझे नॉन कैश एक्सपेंस बताओ। उल्टा हो गया सवाल। बताओगे नॉन कैश एक्सपेंस क्या है? आप कहोगे सर सिर्फ एक ही खर्चा था नॉन कैश, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ले आओ। पहले कैश एक्सपेंस लेकर आया था, अब किसको ले आया मैं? नॉन कैश। अच्छा, कैश एक्सपेंस होते तो पैसा खर्च होता है, माइनस किया था। नॉन कैश में भी पैसा खर्च होता है क्या? नहीं, तो इसे माइनस नहीं करूंगा, क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। कैश एक्सपेंस माइनस होते हैं तो नॉन कैश एक्सपेंस नहीं माइनस होंगे, उसे क्या हो जाना चाहिए? प्लस। बस एक ही खर्चा था ना नॉन कैश, तो इसका ना जवाब आ गया। नहीं आ गया जवाब? आ गया जवाब। पहले भी 24 था, अभी भी 24 है, और पहले से ज्यादा आसान तरीके से आया। नहीं आया। और खास बात यह है, अगर अपने नोट्स का पहला सवाल तुम उठाओगे तो डायरेक्ट मेथड से तुम उसे स्टार्ट भी नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट तो तब करोगे जब तुम्हारे हाथ में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आएगा। तुम्हारे पास तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे हाथ में क्या दे दी उसने? बैलेंस शीट पकड़ा दी है। अच्छा, खास एक बात समझना, ये वाला मेथड जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है और हर जगह यूज भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस मेथड को यूज करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इनडायरेक्ट मेथड की एक खास बात यह है कि ये हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। जिस क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होगा उसको तो सॉल्व कर ही देगा। मैंने देखो ट्रेडिंग एंड P&L से सॉल्व किया। खास बात यह है कि अगर ट्रेडिंग P&L नहीं देगा तब भी इस मेथड को जो जानकारी चाहिए वो उसे बैलेंस शीट से भी मिल जाएगी। तुमने तो फाइनल अकाउंट किया हुआ है, बताओ नेट प्रॉफिट निकलने के बाद बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। मतलब नेट प्रॉफिट एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो होती है और बाद में इसका एक इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाता है। कंपनी होगी तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चला जाएगा और कंपनी नहीं होगी तो कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में एक इफेक्ट जाता है। मतलब ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, P&L में भी एज इट इज मिल जाती है और बैलेंस शीट में भी जाती है इसकी एंट्री। तो P&L से भी पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट से भी पता चल जाएगा। दूसरा, तुम डेप्रिसिएशन तुमने यहाँ पे दिखाया, क्या डेप्रिसिएशन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लगा दिखाते हो तुम? नहीं, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करते थे जिस चीज पे डेप लगा उससे भी लेस करते थे। मशीन को, बिल्डिंग को, फर्नीचर को लेस नहीं करके दिखाते थे। और मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर कहाँ नजर आती है? बैलेंस शीट में। तो डेप्रिसिएशन तुमने वहां से लेस किया होगा तो बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट नजर आ जाएगा। दो ही तो चीजें चाहिए, कैश एक्सपेंस तो मुझे चाहिए नहीं। तो डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट ये जस्ट एग्जाम्पल है, और भी चीजें होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट दोनों ऐसी जानकारी हैं जो बैलेंस शीट से भी पता चल सकती है और प्रॉफिट एंड लॉस से। इसका मतलब जो इनडायरेक्ट मेथड है वो इवन ज्यादा बेटर है, आसान है, इससे हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं चाहिए। कैश एक्सपेंस तो मैं तुम्हें 1000 नाम गिना सकता हूँ, 1000 टाइप के एक्सपेंस होते हैं जिनमें कैश यूज होते हैं। लेकिन अगर मेरे को बोलो कि नॉन कैश एक्सपेंस की लिस्ट बना दो तो मेरे पास ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जिनको मैं बोलूँ कि नॉन कैश होते हैं। कुछ 10-12 आइटम ऐसी हो सकते हैं ज़्यादा जिनमें कैश यूज नहीं होता, वरना हर चीज़ में कैश ही यूज होता है। तो नॉन कैश की लिस्ट भी बहुत छोटी है और काम एकदम उल्टा होगा। कैश एक्सपेंस क्योंकि माइनस वाले होते हैं, नॉन कैश क्या बन जाएंगे? प्लस वाले बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसका रियल फॉर्मेट जो आपका है उसको डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपको पेज नंबर
21 पे गिवन है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं नॉन कैश, और इसी के अंदर हमारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आएंगी। पेज नंबर 21 पर सबसे पहले आप देखोगे तो इसके अंदर शुरुआत नेट प्रॉफिट से हो रही है। उल्टी शुरुआत होनी है, हमें पता ही है उल्टी शुरुआत होगी। किससे शुरुआत हुई है? नेट प्रॉफिट। शुरू करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कहेंगे जी नेट प्रॉफिट बताओ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा ये वाले स्टेप को, बट हमें शुरुआत किससे करनी है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहां से शुरू करके अब हम क्या सवाल करेंगे? हम कहेंगे कैश एक्सपेंस मत बताओ। क्या बताओ? नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस छोटी सी लिस्ट है। सबसे पहले देखोगे तो इसमें डेप्रिसिएशन है, जो इसमें लिखा है एज इट इज में लिख देता हूं। इसे हम बोलते हैं क्या कर रहे हैं? हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसमें प्रॉफिट में, ठीक है ना। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। सबसे पहले लिखोगे डेप्रिसिएशन, और जो भी डेप्शन में हुआ होगा, जितना भी डेप्शन लगा होगा उतना ही क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। फिर एक इसके अंदर अगली एंट्री है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल भी जा सोचो तुम बैलेंस शीट में हटा रहे हो, पहले 1 लाख की गुडविल थी फिर 80 कर दी। कोई बिजनेस कभी गुडविल बेचता है क्या? गुडविल बेच देगा तो चलाने का बिजनेस फायदा क्या? हमारे कस्टमर ही टूट जाएंगे फिर तो। हम प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं और प्रॉफिट ही हमारा इफेक्ट आ जाएगा। गुडविल कभी नहीं बेची जाती। गुडविल की वैल्यू लेकिन राइट ऑफ हो सकती है। तो राइट ऑफ होगी तो कहां से राइट ऑफ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पी&एल का प्रॉफिट तो कम करेगी लेकिन कैश कम नहीं होगा, आपकी गुडविल कम होगी। तो इसे भी बोलेंगे भी अगर पी&एल में नजर आ रहा है तो ये नॉन कैश आइटम है। हम इसे क्या बोलेंगे? गुडविल रिटर्न ऑफ। और क्या करना पड़ेगा? उसको भी प्लस करना पड़ेगा। यहां पर आपको जैसे सैलरी नजर आ रही है वैसे यहाँ पे क्या नजर आएगी? गुडविल भी यहाँ पे नजर आएगी। गुडविल आ जाएगी यहाँ पे। तो समझ जाना, ये खर्चे तो कर दिए इसने, प्रॉफिट तो हमारा कम कर दिया लेकिन कैश हमारा कम नहीं होगा, इसे प्लस कर देंगे वापस। उसके बाद अगला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करते समय खर्चे होते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, हमें लीगल चार्जेस देने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है। इसमें पैसा नहीं खर्च होता। ये जो पैसा खर्च होता है ये आपके होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये सिर्फ वन टाइम होते हैं, उसके बाद कभी ये बढ़ नहीं सकते। उसके बाद तो रनिंग बिजनेस के अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो ही नहीं सकते। इसे फिर बाद में हम धीरे धीरे पी&एल में भेजते हैं। तो बाद में जब आप पी&एल में भेजोगे तो यहाँ पे नजर आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। समझ जाना, अब आपका कोई कैश नहीं जा रहा, वो तो बिजनेस शुरू होने से पहले जा चुका है। जस्ट आप पी&एल में शो कर रहे हो, अपना प्रॉफिट डाउन कर रहे हो, लेकिन कैश इससे कम नहीं हो रहा। तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन कैश एक्सपेंस है, यहाँ पे डाल देंगे, प्लस कर देंगे। और अगला क्या है इसमें? अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। अंडर राइटिंग कमीशन होता है शेयर्स वगैरह, डिबेंचर वगैरह बेचने पर ब्रोकर को जो हम कमीशन देते हैं। कमीशन ध्यान रखना जिस समय दिया जाता है उस समय तो कैश होता है, लेकिन बाद में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने लगते हैं धीरे धीरे करके, तब उस समय क्या बन जाता है? वो नॉन कैश होता है। जिस समय फर्स्ट टाइम दोगे उस समय वो कैश एक्सपेंस होगा। बता दूं, जिस टाइम तुम फर्स्ट टाइम दोगे वो शेयर बेचने के कारण हुआ है, डिबेंचर बेचने के कारण यहां शो होगा, माइनस होगा। जिस बार जब तुम फर्स्ट टाइम ये कमीशन दोगे, क्यों दे रहे हो? शेयर बेचने पे दे रहे हो। तो शेयर बेचना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो उसके ऊपर अगर खर्चा हो गया तो वो भी कहां पे जाएगा? फाइनेंसिंग। अब तुमने दे दिया से 2015 में दे दिया, अब 2016 में अगर तुम दिखाना चाहते हो इसे पी&एल में, तो 2016 में क्या बन जाएगा? ये नॉन कैश एक्सपेंस बन जाएगा और आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। शेयर पे तो बंद हो चुका है, खाली डिबेंचर पे ही आ सकता है, वो भी सब प्लस हो जाएगा। और उसके अलावा इसके अंदर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जितने भी आपके ये लॉसेज है जिनमें कैश खर्च। अब देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट का मतलब क्या है? कैश थोड़ी गया, कैश तो जेब में आया ही होगा। हाँ, आना चाहिए था 1 लाख, आया होगा 80,000, तो लॉस हो गया। तो कैश गया नहीं है इसमें, कैश आया है लेकिन हमारे असेट की वैल्यू कम लगी है, तो असेट की वैल्यू कम होने के कारण लॉस हुआ है। कैश के अंदर लॉस नहीं हुआ, कैश आपका कहीं खर्च नहीं हुआ, कैश तो आपके पास आया लेकिन कम आया। ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हमारा किस टाइप का हो गया? हमारा इसके अंदर जो है वो नॉन कैश लॉस या नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। और भी बहुत सारे इसमें है। एक इसके अंदर इंटरेस्ट पेड वगैरह है, वो स्टार लगा हुआ, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैंने इसके अंदर भी लगाया था स्टार, इवन यहाँ पे भी लगेंगे स्टार, इसमें तो डबल स्टार लगेंगे। ये कुछ ऐसी एंट्री हैं जो मैं बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तब आपसे डिस्कस करूंगा कि इस पर डबल स्टार लगाए हैं, इनके दो इफेक्ट लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे मैं बाद में डिस्कस करूंगा इससे। ठीक है। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अगर हमने प्लस कर दिया तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कहाँ पे आएगा? माइनस में। जब प्रॉफिट होता है तो आपको फालतू पैसा मिलता है।
फालतू पैसा मिलता है। और जो फालतू पैसा आपने लिया होगा वो ध्यान रखना, आपने यहाँ पे ले लिया होगा 1 लाख का 1.25 लाख, 1.25 लाख यहाँ पे लिखे तो 25,000 आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, वो प्रॉफिट में भी डाला होगा आपने उसे। जब आपको 1 के बदले में 1.25 लाख मिलेंगे तो 25,000 यहाँ पे आप लिखे होगे फालतू, यहाँ पे आप ऑलरेडी 1.25 लाख लिख चुके हैं, प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो दूसरी जगह जहाँ पे प्रॉफिट छुपा हुआ है वहाँ से हटाना पड़ता है, इसलिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड हमारा क्या होता है, माइनस होता है। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल में, जब ये सिचुएशन आएगी तब मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये छोटा मोटा और इसके बाद आ जाएगा करीब करीब, उसके बाद आप अपने कहोगे जी ये हमारा क्या हो गया, हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट फाइनल हो गया। इसे बोलते हैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद है जब हम रेशियो एनालिसिस करें तब भी आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसमें बात लिखिए, देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां पे आ जाओगे आप। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट चला गया सारा, अब क्या बचा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जितने भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज सबका कनेक्शन किससे बैठाएंगे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब मैंने लिख दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की एक्टिविटीज को फाइनल कर दिया, अब किसको फाइनल करूंगा, अब जो बची रह गई सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, उनको बुलाने वाला हूं कि भैया आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ठीक है। तो क्या करने वाले हम यहाँ पे लेकर आने वाले हैं अपनी सभी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को, किसको छोड़ के, कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है। बाकी जितने भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है सब यहाँ पे आएंगी। अच्छा, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ क्या होगा, या तो वो पिछले साल से ज़्यादा मिलेंगी या तो पिछले साल से कम। इंक्रीज हो सकता है उनमें, इंक्रीज इन करंट असेट्स, या फिर डिक्रीज हो सकता है, और इंक्रीज हो सकता है करंट लायबिलिटीज में भी, इंक्रीज इन और डिक्रीज भी हो सकता है। एक चीज सिंपल सी समझ लेना, सिर्फ यही नहीं हर जगह ये काम करेगा। जब आपकी एसेट बढ़ती है, यहाँ पे भी बढ़ी थी एसेट, परचेज हुई थी एसेट तो बढ़ी थी, जब आपकी एसेट बढ़ती है ना तो वो कैश पे नेगेटिव इंपैक्ट आती है। एक एसेट जब बढ़ती है तो दूसरी एसेट कैश उसमें घट जाता है। अगर मैंने स्टॉक बढ़ाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा उसके लिए, कैश। तो अगर स्टॉक बढ़ाने के लिए कैश यूज करना है, मशीन बढ़ाने के लिए कैश यूज करना है, मतलब कोई भी एसेट बढ़ाने के लिए कैश ही यूज किया जाएगा। और जब भी आपकी एसेट इंक्रीज होगी तो हम तो कैश के इफेक्ट को लेने वाले हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब भी कोई भी एसेट इंक्रीज हो रही होगी आपका इंपैक्ट कैश पे क्या पड़ेगा, अपोजिट पड़ेगा। एसेट बढ़ेगी, कैश आपका घटेगा। तो अगर एसेट मेरी डिक्रीज हो रही होगी, स्टॉक अगर बिक रहा है, कम हो रहा है तो कैश मेरे को उसके बदले में मिल रहा होगा। तो जब आपकी एसेट डिक्रीज होंगी तो उसका असर कैश पे क्या पड़ेगा, इंक्रीजिंग इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारे कैश के बैलेंस को बढ़ाएगा। लायबिलिटीज जब भी हमारे सामने होती है उनके साथ और कैश में बिल्कुल सेम मैचिंग जो है वो रिलेशनशिप होता है। अगर आपका बैलेंस इंक्रीज होता है तो कैश भी इंक्रीज होता है। से लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जब आपके ये इंक्रीज होते हैं तो आपके हाथ में पैसा भी आता है। जब भी आपका लायबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज होगा मतलब उतना पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है ना। एग्जांपल मैंने दे दिया लोन का, जैसे लोन के ऊपर पैसा बढ़ते हैं तो पैसा बढ़ता है, वैसे ही कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारा पैसा इफेक्ट क्या होता है कि हमारा पैसा बढ़ जाता है। जैसे कि क्रेडिटर, अब क्रेडिटर अगर बढ़ते हैं तो आपको सर वो पैसा नहीं देते, लेकिन उसके कारण हमारा पैसा बच जाता है। सोचो मेरे को सामान खरीदना था 10,000 रुपये का, मैंने 10,000 का सामान उधार खरीद लिया तो उसके बदले में मेरा 10,000 रुपये की बचत हो जाएगी, जिसका इंपैक्ट मेरे कैश पे इंक्रीजिंग पड़ेगा। तो कभी भी मेरी करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है, इवन कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, उसका कैश के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है कि वो इंक्रीज होता है। और जब वो डिक्रीज होती हैं तो कैश डिक्रीज होते हैं। लाइक क्रेडिटर की तो पेमेंट ही अगर मैं कर दूं, बिल्स पेपर की पेमेंट अगर मैं कर दूं तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, और जैसी लायबिलिटी कम होगी वैसे मेरा कैश भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये सारा काम करने के बाद फिर आपके पास आ जाता है जो कैश आपका जनरेट हुआ, जो आपका कैश जनरेट हुआ फ्रॉम इस होल एक्टिविटी से, जिसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद फिर बस अब इसमें एक आखिरी चीज आनी है, वो है कि एक इनकम टैक्स आपके पर कई बार लगता है। जब आपके पास आ जाए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमने इतना कैश जनरेट कर लिया था, ये सारा कैश आपके पास बचेगा नहीं, सरकार भी अपनी टांग बीच में डाल देती है और क्या मांग लेती है इसमें से, थोड़ा सा टैक्स।
क्योंकि टैक्स इनकम पे होता है और इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है, इसलिए टैक्स अगर आपने पे किया तो आपको यहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेस कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे जो फिगर आएगी लेस करेंगे टैक्स पेड, और जब टैक्स पेड कर देंगे माइनस, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बाहर आ जाएगा इस एक्टिविटी का फाइनल रिजल्ट, जिसे बोलेंगे हम नेट कैश फ्रॉम। अगर प्लस में आ गया तो बोलेंगे फ्रॉम, और माइनस में आ गया तो क्या बोलेंगे, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लस में आ गया तो फ्रॉम और माइनस में आ गया तो यूज। सेम यही काम हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। जब ये सारी एक्टिविटीज पूरी हो जाएंगी तो यहाँ पे बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम, प्लस में आया तो फ्रॉम और माइनस में आया तो यूज्ड इन, कौन सी एक्टिविटी है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम और माइनस में आ गया तो यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर आप अपना क्वेश्चन टैली करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो टैली हो जाएगा। क्लियर है सबको?